आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंपनी अकाउंट इशू ऑफ शेयर कैपिटल की इम्पोर्टेंट थ्योरी। देखते हैं फर्स्ट, कंपनी का अर्थ। कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है जिसका पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है, स्थायी जीवन काल होता है, अंश हस्तांतरणीय होते हैं, अपनी एक सार मुद्रा होती है तथा जिसका रजिस्ट्रेशन अर्थात समामेलन एक कृत्रिम व्यक्ति के रूप में कंपनी अधिनियम के अधीन होता है। तो कंपनी की विशेषताओं को हम जानते हैं, इससे फिर आपका अर्थ भी क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट विशेषता है इसकी कृत्रिम वैधानिक व्यक्ति, अर्थात जो कंपनी है उसको जन्म देने वाली कोई माँ बाप नहीं है, उसका जन्म हुआ है विधान के द्वारा। तो ये है आपका आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। दूसरा, सम्मिलित संस्था, तो इसको चलाने के लिए क्या करवाना पड़ता है? रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। तो ये कैसी संस्था हुई? सम्मिलित संस्था हुई जो रजिस्ट्रेशन होता है कंपनी अधिनियम के अधीन। तीसरी विशेषता हो गई ऐच्छिक संघ। तो यह जो एक ऐच्छिक संघ है इसमें स्वेच्छा से लोग क्या होते हैं? जुड़ते हैं। और चौथा, पूंजी अंशों में विभाजित। तो कंपनी की जो पूंजी होती है उसको छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित कर दिया जाता है और उन छोटी छोटी इकाइयों को क्या कहते हैं हम? अंश। तो कंपनी की पूंजी जो है वो अंशों में विभाजित होती है। अगली जो विशेषता है वो है हस्तांतरणीय अंश। तो कंपनी के जो अंश हैं आपने खरीदे हुए हैं तो आप किसी दूसरे को क्या कर सकते हैं? ट्रांसफर कर सकते हैं। तो कंपनी के अंश हस्तांतरणीय होते हैं। अगली फीचर है इसकी स्थायी अस्तित्व। तो कंपनी का जो अस्तित्व है, जो जीवन काल है, वो स्थायी होता है। मेंबर्स में गो, मेंबर्स में कम, बट कंपनी गोज फॉर एवर। कोई इस तरह से चाहे आता रहे जाता रहे, उसका कंपनी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो इसका अस्तित्व स्थायी होता है। और सीमित दायित्व। तो कंपनी के जो अंशधारी होते हैं उनका जो दायित्व होता है वो क्या होता है? स्थायी, या तो खरीदे गए अंशों तक या दी गई गारंटी तक। इसका नेक्स्ट फीचर है पृथक वैधानिक अस्तित्व। तो कंपनी का जो अस्तित्व होता है सेपरेट होता है, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, अर्थात कंपनी अलग होती है, कंपनी को चलाने वाले अलग होते हैं। और नेक्स्ट है सार मुद्रा। तो कंपनी एक प्राकृतिक व्यक्ति की तरह, नेचुरल पर्सन की तरह अपने साइन नहीं कर सकती, तो साइन की जगह वो अपनी कॉमन सील सार मुद्रा क्या करती है? इस्तेमाल करती है। अब नेक्स्ट चलते हैं अंश का अर्थ। कंपनी की पूंजी को छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित किया जाता है, इन छोटी इकाइयों को अंश कहा जाता है। तो इसको समझते हैं। जैसे कैपिटल ऑफ द कंपनी वो है आपकी 1 करोड़ रुपया है और वैल्यू पर शेयर हो गया 10 रुपीज़। अब हम क्या करेंगे? पूंजी को जो 1 करोड़ है इसको हम डिवाइड करेंगे 10 से, तो हमारे पास आ जाएंगे 10 लाख। तो 10 लाख क्या हो गए? शेयर्स। तो कंपनी की जो पूंजी है उसको हम छोटे छोटे पार्ट में क्या कर देते हैं? डिवाइड। इन छोटे छोटे पार्टों को ही क्या कहते हैं? हम अंश कहते हैं। ए कंपनी इज फॉर्म विद 1 करोड़ एज ए कैपिटल एंड डिवाइडेड इनटू 10 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। अब आगे जानते हैं हम अंशों के प्रकार। तो अंश जो है 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं इक्विटी, या जिनको हम ऑर्डिनरी शेयर बोलते हैं। दूसरे होते हैं प्रेफरेंस शेयर, जिनको हम पूर्वाधिकार अंश कहते हैं। अब इनके बारे में जानते हैं। इक्विटी या ऑर्डिनरी शेयर क्या होते हैं? ऐसे अंश जो एक पूर्वाधिकार अंश नहीं है। इससे क्लियर नहीं हुआ इसका मीनिंग? ये बोल रहा है कि जो पूर्वाधिकार अंश नहीं है वो समता है, पर ऐसे अंशों के धारक उसी समय लाभांश प्राप्त करने के अधिकारी हैं जब पूर्वाधिकार अंश अपना निश्चित लाभांश प्राप्त कर चुकते हैं। अर्थात समता अंशधारियों पर लाभांश की कोई निश्चित दर नहीं है। तो इसमें कहा गया है कि समता अंशधारियों को लाभांश पूर्वाधिकार के बाद मिलता है और इनकी लाभांश की दर भी कोई स्थिर नहीं है। समता अंशधारियों को अधिक लाभ होने पर अधिक लाभांश और कम लाभ होने पर कम लाभांश प्राप्त होता है। तो जब कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट हो तो इनको ज़्यादा डिविडेंड मिलता है, और कई बार कंपनी को जब कम प्रॉफिट हो तो इनको कम प्रॉफिट मिलता है, और जब हानि हो तो इनको कोई भी लाभांश नहीं दिया जाता है। यदि लाभ अपर्याप्त हो तो लाभांश नहीं भी दिया जाता है। तो आपको बता दिया कि अगर लाभ ना हो तो इनको लाभांश नहीं भी दिया जाता है। तो कंपनी के समापन पर इन अंशों की राशि पूर्वाधिकार अंश पूंजी वापिस करने के बाद ही लौटाई जाती है।
तो जब कंपनी का बाइंडिंग अप हो जाता है, समापन हो जाता है, तो पहले पहले भुगतान किया जाता है प्रेफरेंस शेयर्स का, उनकी पूंजी लुटाई जाती है, उसके बाद बचेगी तब भी इनकी पूंजी जो है लुटाई जाती है। तो हमने जाना इक्विटी शेयर के बारे में। तो इक्विटी शेयर ऐसे होते हैं जिनका जो रेट ऑफ डिविडेंड है वो फिक्स नहीं होता, इनको प्रेफरेंस के बाद मिलता है। जब कंपनी बाइंडिंग अप हो जाए तो इनको सबसे लास्ट में पेमेंट होती है। अब नेक्स्ट आ गया प्रेफरेंस शेयर पूर्वाधिकार अंश। तो पूर्वाधिकार अंश उन्हें कहते हैं जिन्हें निम्नलिखित दो अधिकार प्राप्त होते हैं। तो पहला हो गया, इन्हें एक निश्चित दर से लाभांश प्राप्त करने का अधिकार होता है तथा यह लाभांश इन्हें समतंशधारियों से पहले मिलता है। और दूसरा, कंपनी के समापन की दशा में इनको अपनी पूंजी समतंशधारियों से पहले वापस प्राप्त करने का अधिकार होता है। तो प्रेफरेंस शेयर हो गए जिनको दो अधिकार प्राप्त हैं। एक तो ऐसा हो गया कि इनको एक निश्चित दर से फिक्स रेट से इनको डिविडेंड मिलेगा, और दूसरा अधिकार हो गया कि समतंशधारियों से इनको पहले मिलेगा। तो ये जो समतंशधारी होते हैं यही कंपनी के एक्चुअल ओनर होते हैं, वास्तविक स्वामी होते हैं, और ये इक्विटी शेयर होल्डर ही मैनेजमेंट, कंपनी के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, और इनको पार्टिसिपेट करने का अधिकार नहीं होता। तो हमने जान लिए इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर के बारे में। अब हम जानते हैं पूर्वाधिकार अंशों के प्रकार। तो पहला हो गया संचयी, दूसरा असंचयी। तो संचयी होते हैं क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर ऐसे होते हैं जिनको अगर हम किसी वर्ष लाभांश ना दें तो उनको अगली वर्ष पिछले वर्ष का भी इकट्ठा करके दे दिया जाता है। और असंचयी होते हैं वो जिनको अगर कंपनी किसी वर्ष लाभांश ना दे तो उनको अगली वर्ष पिछले वर्ष का लाभांश नहीं दिया जाएगा। तो ये हो गए दो संचय संचय। और तीसरा होता है शोध्य पूर्वाधिकार और अशोध्य। तो शोध्य वो होते हैं जिनकी पूंजी कंपनी अपने जीवन काल में वापिस कर देती है, वो हो गए शोध्य। और अशोध्य होते हैं जिनकी जो पूंजी है जो कंपनी ने ली हुई है उनका अपने जीवन काल में पैसा वापिस नहीं करती है, इनको बोलते हैं अशोध्य। 5th नंबर पे है भागयुक्त और 6th नंबर पे अभागयुक्त। भागयुक्त पूर्वाधिकार अंश ऐसे होते हैं जिनको एक तो लाभांश तो निश्चित दर से मिलता ही मिलता है, लेकिन अगर कंपनी को अतिरिक्त लाभ होते हैं तो उसमें भी उनको हिस्सा मिलता है, कुछ शेयर मिलता है, वो होते हैं भागयुक्त। और अभागयुक्त होते हैं ऐसे पूर्वाधिकार अंश जिनको जो इनकी दर है उस दर से ही लाभांश मिलेगा, लेकिन अगर कंपनी को अतिरिक्त लाभ होते हैं तो उनमें इनको हिस्सा नहीं मिलेगा। और 7 नंबर में है परिवर्तनशील और 8 नंबर पे है अपरिवर्तनशील पूर्वाधिकार अंश। तो परिवर्तनशील पूर्वाधिकार अंश ऐसे होते हैं जो अपने अंशों को समतांशों में परिवर्तित कर सकते हैं, उनको अधिकार है कि जब मर्जी चाहे वो अपने अंशों को समतांश में परिवर्तित कर सकते हैं, वो होते हैं परिवर्तनशील। और अपरिवर्तनशील होते हैं जिनको अपने अंशों को समतांशों में परिवर्तन करने का अधिकार नहीं होता, वो होते हैं अपरिवर्तनशील। अब आगे चलते हैं, आगे है अंश पूंजी का अर्थ। तो अंश जारी करने के माध्यम से उत्पन्न धन को अंश पूंजी के रूप में जाना जाता है। तो जो हम पूंजी अंशों को जारी करके एकत्रित करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, अंश पूंजी। अब आगे अंश पूंजी के प्रकार। तो टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। तो फर्स्ट है अधिकृत पूंजी, इसको हम ऑथराइज्ड कैपिटल बोलते हैं। तो यह एक ऐसी पूंजी है जिसके साथ एक संयुक्त स्टॉक कंपनी पंजीकृत है, यह कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में उल्लेखित पूंजी है। तो ऑथराइज्ड कैपिटल होती है जब भी हम कंपनी को रजिस्टर्ड करते हैं तो हमारे को उसको बताना पड़ता है, तो इससे ही कंपनी क्या होती है, रजिस्टर्ड होती है। और यह जो है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है कंपनी का उसमें भी ये उल्लेखित होती है, इसका वर्णन होता है। तो कंपनी अपने जीवन काल में ऑथराइज्ड कैपिटल तक ही इशू कर सकती है, इससे ज़्यादा इशू नहीं कर सकती। अब दूसरी हो गया आपके पास निर्गमित पूंजी, इशूड कैपिटल। तो निर्गमित पूंजी अधिकृत पूंजी का वो भाग है जो कंपनी द्वारा जनता और अन्य को जारी की जाती है। तो इशूड हो गया ऑथराइज्ड का पार्ट जो जनता के लिए जारी किया जाता है, ठीक है। तो जो निर्गमित पूंजी है वो ऑथराइज्ड का वो भाग होता है जो जनता के लिए जारी किया जाता है। और तीसरा हो जाता है प्रार्थित या अभिदत्त पूंजी, इसको बोलते हैं हम सब्सक्राइब्ड कैपिटल। तो प्रार्थित या अभिदत्त पूंजी निर्गमित पूंजी का वो भाग है जिसे लेने के लिए जनता से आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं। तो
तो देखो समझते हैं इसको। ऑथराइज्ड होगी जितने से रजिस्टर्ड है, इशूड होगी जो जनता को जारी की, और सब्सक्राइब हो जाती है जितने के लिए जनता से आवेदन पत्र क्या है प्राप्त हो जाते हैं, वो होती है सब्सक्राइब्ड। फिर उसके बाद आ जाती है कॉल्ड अप, इसको बोलते हैं याचित पूंजी। यह प्रार्थित या अभिदत्त पूंजी का वह हिस्सा है जिसे वास्तव में अंशधारकों से मंगवाया जाता है। तो यह एक ऐसी पूंजी हुई जिससे अंशधारकों से क्या किया जाता है, मंगवाया जाता है। इसके बाद आती है पेड अप कैपिटल। यह याचित पूंजी का वह हिस्सा है जिसका भुगतान वास्तव में अंशधारकों द्वारा किया जाता है। तो कॉल्ड अप होती है मंगवाना, हम मंगवाएंगे, और पेड अप होती है फिर जितनी जनता क्या करेगी, जितने जो अंशधारक हैं वो क्या करेंगे, भुगतान करेंगे, उसको बोलते हैं हम पेड अप कैपिटल। इसके बाद लास्ट है संचित पूंजी, रिजर्व कैपिटल। यह वह पूंजी है जिसे कंपनी द्वारा नहीं मंगवाया गया है और कंपनी ने अयाचित पूंजी को नहीं मंगवाने का निर्णय लिया है। एक विशेष प्रस्ताव पारित करके यह पूंजी केवल कंपनी के समापन की दशा में ही मांगी जाती है। तो रिजर्व कैपिटल होती है एक ऐसी पूंजी जिसको कंपनी ने नहीं मंगवाने का निर्णय लिया है और इसको कंपनी समापन की दशा में क्या करती है, मंगवाती है। ठीक है, तो हमने जान लिया अंश पूंजी के प्रकार के बारे में। अब आगे चलते हैं। अब अगला है अंश निर्गमन की प्रक्रिया। तो कंपनी कैसे शेयर्स को इशू करती है, उसका प्रोसीजर क्या है, तो उसमें 4 पॉइंट है। सबसे पहले कंपनी क्या करती है, प्रविवरण जारी करती है, इशू करती है प्रोस्पेक्टस। फिर उसके बाद दूसरा काम होता है आवेदन पत्र प्राप्त करना, रिसीव एप्लीकेशंस, और तीसरा होता है अंशों का आवंटन करना, फिर मेक अलॉटमेंट, और फिर बाकी जो है अंशों पर याचनाएं करना। तो ये जो है 4 पॉइंट होते हैं अंशों के निर्गमन की प्रक्रिया में। इसके बाद आ जाती है संचित पूंजी का अर्थ। संचित पूंजी, रिजर्व कैपिटल। तो यह वह पूंजी है जिसे कंपनी द्वारा नहीं मंगवाया गया है और कंपनी ने अयाचित पूंजी को नहीं मंगवाने का निर्णय लिया है। एक विशेष प्रस्ताव पारित करके यह पूंजी केवल कंपनी के समापन की दशा में ही मांगी जाएगी। तो ये आपको यहाँ पर भी मंगवा लिया, बताया इसके बारे में। तो ये ऐसी पूंजी होती है जिसको नहीं मंगवाया है और ना ही मंगवाने का निर्णय लिया है, इसको कंपनी के समापन की दशा में क्या किया जाता है, मंगवाया जाता है। और दूसरा होता है अब पूंजीगत संचय। आपको डिफरेंस भी आ जाता है, संचित पूंजी और पूंजीगत संचय में अंतर स्पष्ट करो। तो संचित पूंजी क्या हुई, यह एक ऐसी पूंजी जिसको नहीं मंगवाया गया है और ना ही मंगवाने का निर्णय लिया है, इसको कंपनी के समापन की दशा में ही मंगवाया जाता है भुगतान करने के लिए। अब इसको समझना आपने, पूंजीगत संचय का क्या अर्थ होता है। तो पूंजीगत संचय व्यवसाय की नियमित गतिविधियों के अलावा अन्य स्रोतों से उत्पन्न होता है। दूसरे शब्दों में संचय जो पूंजीगत लाभ से बनाया जाता है, पूंजीगत संचय के रूप में जाना जाता है। तो पूंजीगत संचय होता है जो पूंजीगत लाभों से जो है आपका बनाया जाता है। तो पूंजीगत लाभ क्या होते हैं, जो आपकी नियमित गतिविधियों से नहीं होते हैं। नियमित गतिविधियों को छोड़ करके जो भी हम गतिविधियां करते हैं वहाँ से जो हमारे को प्रॉफिट मिलता है वो होता है पूंजीगत लाभ, और पूंजीगत लाभ में से जो हम बचाएंगे उसको बोलेंगे हम पूंजीगत संचय। लाभांश को इस आरक्षित निधि से वितरित नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसका उपयोग बोनस शेयर घोषित करने के लिए, पूंजीगत हानियों को पूरा करने के लिए किया जाता है। तो ये जो है पूंजीगत संचय, इसका हम उपयोग कर सकते हैं बोनस शेयर को जारी करने के लिए या पूंजीगत हानियों को राइट ऑफ करने के लिए। अब नेक्स्ट हम समझते हैं प्रारंभिक व्यय के बारे में। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होते हैं। तो कंपनी की स्थापना करते समय किए गए आवश्यक खर्चों को प्रारंभिक व्यय कहते हैं। प्रारंभिक व्यय को समामेलन व्यय, पदोन्नति व्यय तथा स्थापना व्यय आदि के नामों से भी जाना जाता है। तो प्रारंभिक व्यय क्या होते हैं, जैसे ही कंपनी की स्थापना होती है तो उस वक्त जो खर्चे होते हैं उनको बोलते हैं हम प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। तो इनमें किन किन को शामिल किया जाता है, तो देखते हैं। नंबर 1 हो गया कंपनी के समामेलन। समावेदन को बोलते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए विभिन्न प्रलेखों को तैयार करवाने तथा इन प्रलेखों को छपवाने का व्यय। तो जब हम रजिस्ट्रेशन करवाते हैं कंपनी का, तो जो हमारे को डॉक्यूमेंट तैयार करने पड़ते हैं या हम इनको प्रिंट करवाते हैं, वो जो खर्चे हुए वो हो गए प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। और दूसरा, इन प्रलेखों पर स्टाम्प ड्यूटी, पंजीकरण शुल्क, कानूनी व्यय तथा सार्वजनिक निर्गमन व्यय आदि।
तो जब भी हम डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं तो जो स्टाम्प ड्यूटी होती है या रजिस्ट्रेशन फीस होती है या लीगल चार्जेज होते हैं, तो ये भी मतलब जो है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस में शामिल किए जाते हैं। और थर्ड, अधिकृत पूंजी पर चुकाई जाने वाली ड्यूटी, जो ऑथराइज्ड कैपिटल है उसमें जो हम ड्यूटी जो है चार्ज देंगे वो भी हमारा प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होता है। इसके साथ साथ प्रविवरण को तैयार कराने, छपवाने तथा अंशों को निर्गमन करने के लिए, जैसे हम प्रोस्पेक्टस को तैयार करते हैं, उसको प्रिंट आउट करते हैं, फिर अंशों को हम इशू करते हैं, तो वो जो खर्चे होते हैं हमारे वो भी प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं प्रारंभिक व्यय। फिर अभिगोपकों को दिया जाने वाला कमीशन, जो हम जो अंडरराइटर होते हैं उनको हम कमीशन देते हैं, वो भी प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होता है। कंपनी की प्रारंभिक पुस्तकों तथा सार्वमुद्रा की लागत, तो जो हम जो हैं जो हमारे प्रिलिमिनरी जो आपकी बुक्स होती है अकाउंट्स की, जर्नल लेजर वगैरह, उनको हम प्रिंट करवाते हैं या हम कॉमन सील्स बनाते हैं, वो भी खर्चे हमारे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस में होते हैं। यदि कंपनी का निर्माण किसी चालू व्यवसाय को क्रय करने के लिए किया जाए तो उस चालू व्यवसाय की संपत्तियों तथा दायित्वों का मूल्यांकन करने वाले लेखापाल या मूल्यांकनकर्ता की फीस, तो जैसे हम जो है रनिंग बिजनेस क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, तो जब भी हम जो है मूल्यांकन करते हैं संपत्ति और दायित्वों का, तो जो अकाउंटेंट होता है उसको हम फीस देते हैं, वो भी हमारी क्या हो जाती है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कंपनी की स्थापना करते समय जो खर्चे करते हैं। तो ये आपको बता दिया और ये इसके एग्जाम्पल बता दिए। अब नेक्स्ट है न्यूनतम अभिदान, मिनिमम सब्सक्रिप्शन। तो न्यूनतम अभिदान से अभिप्राय पूंजी की उस न्यूनतम राशि से है जिसे किसी कंपनी द्वारा अंशों के आवंटन शुरू करने से पहले अवश्य ही प्राप्त कर लिया जाना चाहिए। तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होता है, एक ऐसी राशि होती है जो अलॉटमेंट के पहले जो है कंपनी को अवश्य ही क्या कर लेनी चाहिए, प्राप्त कर लेनी चाहिए। अगर ये प्राप्त नहीं होती है तो कंपनी जो है अंशों का आवंटन नहीं कर सकती, ये बड़ा जरूरी होती है। अब इसके बारे में और हम जानते हैं। न्यूनतम अभिदान निम्नलिखित आवश्यकताओं के लिए प्राप्त होना चाहिए। तो इसको हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, न्यूनतम अभिदान की राशि को किस किस के लिए प्राप्त होना चाहिए। तो पहला पॉइंट है क्रय की गई या क्रय की जाने वाली संपत्तियों के क्रय मूल्य चुकाने के लिए। तो जो भी कंपनी ने एसेट्स को क्रय करना है या कहीं क्रय कर ली है उसका जो मूल्य चुकाना है तो उसके लिए ये जरूरी है। दूसरा, प्रारंभिक व्यय वह दलाली के भुगतान करने के लिए जो कंपनी ने प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस किए उनका भी भुगतान हो जाना चाहिए। फिर उक्त किसी कार्य के लिए यदि ऋण लिया गया हो तो उसके भुगतान के लिए, यदि हमने क्या किया है, ऋण लेकर के संपत्ति को खरीद लिया है या ऋण लेकर के प्रारंभिक व्ययों को चुका लिया है, तो फिर उस ऋण को चुकाने के लिए भी ये जरूरी होती है। और इसके बाद जो है कार्यशील पूंजी के लिए, कार्यशील होता है वर्किंग कैपिटल, फिर हमने बिजनेस को रनिंग करना है, चलाना है, ठीक है, तो उसके लिए भी ये जरूरी होती है। तो अगर ये ना मिले तो कंपनी फिर अंशों का आवंटन नहीं करती है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद आगे अधि अभिदान, ये ओवर सब्सक्रिप्शन है। अधि अभिदान एक ऐसी स्थिति है जब एक कंपनी प्रविवरण के माध्यम से जितने अंशों का निर्गमन करती है उससे अधिक के लिए आवेदन पत्र प्राप्त होती है। मतलब कंपनी ने जितने शेयर्स जनता को जारी करती है उससे ज़्यादा के लिए एप्लीकेशन आ जाती है। मान लीजिए जो कंपनी है वो जारी कर रही है 10,000 शेयर, लेकिन एप्लीकेशन आ गई 15,000 शेयर्स के लिए, तो इसको बोलते हैं हम ओवर सब्सक्रिप्शन। फिर आगे आ जाती है पूर्ण अभिदान, फुल सब्सक्रिप्शन। तो पूर्ण अभिदान एक ऐसी स्थिति है जब एक कंपनी प्रविवरण के माध्यम से जितने अंशों का निर्गमन करती है उतने के लिए ही आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं। तो कंपनी जितने जारी कर रही है उतने के लिए आवेदन आ रहे हैं। जैसे मान लीजिए कंपनी 10,000 शेयर्स क्या कर रही है, जनता को जारी कर रही है और एप्लीकेशन भी जनता से 10,000 के लिए 10,000 के लिए मिल रही है, उसको बोलते हैं हम फुल सब्सक्रिप्शन। अब आ जाता है अल्प अभिदान, अंडर सब्सक्रिप्शन। तो अल्प अभिदान एक ऐसी स्थिति है जब एक कंपनी प्रविवरण के माध्यम से जितने अंशों का निर्गमन करती है उससे कम के लिए आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं। तो इसमें ऐसा होता है कि कंपनी जितने इशू कर रही है उससे कम के लिए एप्लीकेशंस आएंगी पब्लिक से। जैसे मान लीजिए कंपनी जो है इशू कर रही है 10,000 शेयर्स, लेकिन एप्लीकेशन हमारे को रिसीव हो रही है पब्लिक से 8,000 के लिए, तो इसको बोलते हैं हम अंडर सब्सक्रिप्शन। अब हम जो है ये जो न्यूनतम अभिदान है इससे संबंधित जो है दिशा निर्देश को हम पढ़ लेते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेबी के दिशा निर्देशों के अनुसार न्यूनतम अभिदान की राशि
कुल निर्गमन राशि का 90% निर्धारित कर दी गई है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 39(3) के अनुसार कंपनी को न्यूनतम अभिधान राशि प्रविवरण के निर्गमन की तिथि के 30 दिन के अंदर ही प्राप्त कर लेनी चाहिए। तो देख लो, आपको क्या बोला कि न्यूनतम अभिधान क्या है, एक ऐसी राशि है जो कंपनी को अवश्य प्राप्त कर लेनी चाहिए। अगर ये नहीं मिलेगी तो कंपनी अपना कारोबार सही ढंग से नहीं चला सकती। तो क्या रूल है, 90% जितना हम जो है इशू कर रहे हैं उसका कम से कम 90% अगर मिल जाएगा तभी हम जो है मतलब उसको हम अलॉटमेंट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। और यह कब मिल जानी चाहिए, जैसे हम प्रोस्पेक्टस को इशू करते हैं उसके 30 दिनों के अंदर। अब आगे जानते हैं, यदि कंपनी इस अवधि में, ये जो बताया 30 दिन की अवधि, इसमें न्यूनतम अभिधान की राशि प्राप्त नहीं कर पाती है तो कंपनी अंशों का आवंटन नहीं कर सकती। अगर ये नहीं मिलेगा इशूड का 90% तो फिर अलॉटमेंट नहीं होगा तथा अगले 15 दिन के अंदर ही संपूर्ण आवेदन राशि वापस कर देनी चाहिए। तो जितनी हमारे पास मिली हुई है उनको हमारे को क्या करना पड़ेगा, वापस करना पड़ेगा आवेदन राशि को। फिर इसमें अगर हम वापस नहीं करेंगे तो पेनल्टी भी है, इसको पढ़ते हैं। यदि कंपनी से उक्त राशि का भुगतान करने में 15 दिन से अधिक की देरी हो जाती है तो देरी की अवधि के लिए कंपनी 15% वार्षिक ब्याज सहित इस राशि को भुगतान करने के लिए दायी होगी। तो यदि 15 दिन के अंदर अंदर जो पैसा आया है, अलॉटमेंट नहीं हुई, तो हमारे को पैसा वापस करना पड़ेगा। अगर नहीं करेगी तो फिर 15% प्रति वार्षिक दर से क्या करना पड़ेगा, ब्याज भी उसके ऊपर देना पड़ेगा। जो राशि है वो तो वापस करनी पड़ेगी लेकिन 15% वार्षिक दर से ब्याज भी देना पड़ेगा। इसके लिए संचालक व्यक्तिगत एवं सामूहिक रूप से जिम्मेदार होंगे। तो जो डायरेक्टर है वो क्या होंगे, रिस्पॉन्सिबल होंगे इसको लौटाने के लिए। प्रत्येक आवंटी को उसे आवंटित किए गए अंशों के लिए एक अंश प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा या उसके डीमेट अकाउंट में जमा किए जाएंगे। यदि क्या होता है कि ये राशि प्राप्त हो गई 90% उससे ज़्यादा, तो फिर क्या हो जाएगा, फिर जिन्होंने शेयर्स मांगे हैं उनको शेयर्स क्या हो जाएंगे, अलॉट। अगर नहीं मिलती है ये तो फिर शेयर अलॉट नहीं होंगे। अब हम आगे जानते हैं, आगे है अंशों के अनुपातिक आवंटन। जो प्रोराटा अलॉटमेंट है वो क्या होता है, तो जब अंशों के अधिअभिदान की दशा में आवेदकों को उनके द्वारा आवेदन किए गए अंशों के अनुपात में अंश आवंटित किए जाते हैं तो इसे अंशों का अनुपातिक आवंटन कहा जाता है। तो देखो आपको क्या कहा, जब अधिअभिदान मतलब ओवर सब्सक्रिप्शन होती है, ओवर सब्सक्रिप्शन होती है, कंपनी जितने अंशों को जारी करती है उससे ज़्यादा के लिए क्या होते हैं, आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं। तो उस अनुपात में ही क्या कर दिए जाए, अंशों को आवंटित कर दिया जाए, तो उसको बोलते हैं हम प्रोराटा अलॉटमेंट। अर्थात मतलब जितने अंशधारियों ने मांगे हुए हैं उससे कम उनको शेयर्स क्या कर दिए जाते हैं, आवंटित। जैसे किसी ने 5000 शेयर मांगे हुए हैं उसको कंपनी 4000 अंश क्या कर देती है, आवंटित, उसको बोलते हैं प्रोराटा अलॉटमेंट। तो ये होता है ओवर सब्सक्रिप्शन की दशा में। अब आगे चलते हैं, अंशों पर याचना किसे कहते हैं, व्हाट इज मेंट बाय कॉल्स ऑन शेयर। तो आवंटन के पश्चात अंशधारियों से मांगी गई राशि को अंशों पर याचना कहा जाता है। यह प्रथम याचना, द्वितीय, तृतीय एवं अंतिम याचना के रूप में हो सकती है। तो अंशों पर याचना क्या हुआ कि जब कंपनी क्या करती है, शेयर्स को अलॉटमेंट कर देती है, उसके बाद फिर जो भी मांग करती है राशि की उसको कहते हैं हम अंशों पर याचना। तो यह फर्स्ट, सेकंड और थर्ड हो सकती है, 3 याचनाएं हो सकती है। फिर आगे हम जानते हैं अदत्त याचना, कॉल्स इन एरियर क्या होती है। तो जब कोई अंशधारी आवंटन या किसी याचना की राशि का भुगतान निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत नहीं करता है तो इसे अदत्त याचना या बकाया याचना कहा जाता है। तो कॉल्स इन एरियर क्या होता है कि जैसे कंपनी मांग कर रही है कि अलॉटमेंट का पैसा दो, कॉल्स का पैसा दो, लेकिन जो अंशधारी है वो उसका पैसा नहीं चुका रहा है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम कॉल्स इन एरियर, मांगने पर पैसा ना देना। और अग्रिम याचना से क्या तात्पर्य है, व्हाट इज मेंट बाय कॉल्स रिसीव्ड इन एडवांस। तो इसको समझते हैं हम, अग्रिम याचना से आशय उस राशि से है जो कंपनी द्वारा अभी मांगी नहीं गई है परंतु अंशधारी द्वारा अग्रिम चुका दी गई है। कंपनी अग्रिम याचना राशि तभी स्वीकार कर सकती है जब यह अंतर नियमों द्वारा अधिकृत हो। तो कॉल्स इन एडवांस होता है
कि अभी कंपनी ने अंशधारियों से पैसा नहीं मांगा है, लेकिन जो अंशधारी है वो कंपनी को मांगने से पहले ही क्या कर देते हैं, भुगतान कर देते हैं, उसको बोलते हैं हम कॉल्स इन एडवांस। तो कंपनी ये तभी ले सकती है जब अंतर्नियम में लिखा हुआ हो, जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है उसमें अगर लिखा हो तो कंपनी क्या कर सकती है, कॉल्स इन एडवांस ले सकती है। अब आगे चलते हैं। यदि कंपनी तालिका F को अपनाती है तो अदत्त याचना पर किस दर से ब्याज वसूल किया जा सकता है। जैसे आपको बताया मैंने, अदत्त याचना क्या होती है कि कंपनी पैसा मांग रही है लेकिन अंशधारी नहीं दे रहे हैं, फिर बाद में वो भुगतान कर देते हैं, तो फिर कितना % जो है ब्याज लिया जाएगा, क्योंकि देरी से चुकाने के लिए कंपनी के लेगी ब्याज। तो अगर कंपनी जो है टेबल F को अपनाती है तो फिर जो है 10% की वार्षिक दर से जो है ब्याज वसूला जाएगा। तो यहाँ से आपको MCQ आ सकता है कि कॉल्स इन एरियर के ऊपर कितना ब्याज लिया जाता है, तो 10% प्रति वार्षिक की दर से। और आगे, यदि कंपनी तालिका F को अपनाती है तो अग्रिम याचना पर किस दर से कंपनी द्वारा ब्याज देय होगा। तो कॉल्स इन एरियर मतलब लेती कंपनी 10% है और देती क्या है, ज़्यादा। तो एडवांस आपको बताया, एडवांस होता है कि कंपनी ने पैसा नहीं मांगा लेकिन अंशधारी ने उनको मांगने से पहले क्या कर दिया, दे दिया। तो जितना टाइम पहले दे दिया तो कंपनी क्या करेगी, कंपनी को ब्याज देना पड़ेगा उनको, तो कंपनी कितना ब्याज देगी, 12% के हिसाब से। ठीक है, तो ये हमने जैसे जो है वो जान लिया। कॉल्स इन एरियर के ऊपर जो है 10% कंपनी लेती है और कॉल्स इन एडवांस के ऊपर कंपनी 12% देती है। अब आगे जो है अंशों के हरण से आप क्या समझते हैं। तो यदि कोई अंशधारी आवंटन अथवा किसी याचना की राशि का भुगतान नहीं करता है, तब कंपनी को ऐसे अंशधारी के अंशों को जब्त करने का अधिकार होता है। इसे अंशों का हरण कहा जाता है। तो अंशों का हरण क्या है, जैसे कंपनी क्या कर रही है, मांग कर रही है आवंटन का पैसा दो, कॉल्स का पैसा दो, लेकिन अंशधारी जो है आवंटन या याचना की राशि का भुगतान करने में क्या हो जाता है, असमर्थ। तो फिर क्या कर सकती है कंपनी, उसके शेयरों को कर सकती है जब्त। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, अंशों का हरण कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, क्या जब्त किए गए अंशों को पुनः निर्गमित किया जा सकता है। यदि हाँ, तो अंशों के पुनः निर्गमन पर अधिकतम छूट कितनी दी जा सकती है। तो आपको कहा गया है कि जो हमने शेयर जब्त कर दिए, क्या हम उनको दोबारा से रीइश्यू कर सकते हैं। अगर हम दोबारा से बेचेंगे तो कितना हम डिस्काउंट दे सकते हैं। तो इसका आंसर हुआ हाँ, कि जो जब्त किए गए अंश हैं उनको हम पुनः रीइश्यू कर सकते हैं। इसे अंश हरण खाते में क्रेडिट की गई राशि तक यदि अंशों को सममूल्य अथवा प्रीमियम पर निर्गमित किया गया हो। और सेकंड है, यदि पहले कटौती पर निर्गमित किया गया हो तो इसमें जब्त की गई राशि प्लस पुरानी छूट की राशि तक। तो आपको क्या कहा कि हम इसको कर सकते हैं, और छूट कितना देंगे, जितना हमने जो है उसका राशि जब्त की हुई है वहाँ तक हम क्या कर सकते हैं, छूट दे सकते हैं। जितनी राशि हमने क्या की है, उन अंशों के ऊपर जब्त की है, उस राशि तक हम छूट दे सकते हैं। अब आगे चलते हैं। अगला है अंशों का सममूल्य पर निर्गमन। तो इश्यू ऑफ शेयर्स एट पार क्या होता है। तो जब अंशों का निर्गमन मूल्य उसके अंकित मूल्य के बराबर हो तो उसे सममूल्य पर निर्गमन कहा जाता है। जब अंशों को अंकित मूल्य पर ही निर्गमित कर दिए जाए तो उसे अंशों का सममूल्य पर निर्गमन कहते हैं। तो इसको समझाता हूँ। तो सममूल्य पर निर्गमन होता है कि जो अंश है उसकी एक वैल्यू होती है, जैसे 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, वो कंपनी निर्धारित करती है, उसी को हम फेस वैल्यू बोलते हैं। तो कंपनी जो उसकी फेस वैल्यू है, अंकित मूल्य है, उस मूल्य पे ही क्या कर दे, उसको कंपनी जारी कर दे जनता को, तो उसको बोलते हैं हम सममूल्य पर निर्गमन। अर्थात 10 रुपये का एक अंश है, उसको 10 रुपये में ही क्या कर दी जाए, निर्गमित कर दी जाए, उसको बोलते हैं अंशों का सममूल्य पर निर्गमन। जैसे 10 के समतांश को 10 में ही बेचना। अब आ जाता है अगला, अंशों का कटौती पर निर्गमन, इश्यू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट। जब अंशों को अंकित मूल्य से कम पर निर्गमित किया जाता है तो इसे अंशों का कटौती या छूट पर निर्गमन कहते हैं। तो जैसे कंपनी की जो फेस वैल्यू है शेयर्स की वह 10, और कंपनी उसको 9 रुपये में क्या कर देती है, जनता को जारी कर देती है, तो इसे कहते हैं हम अंशों का कटौती पर निर्गमन। जैसे 10 रुपये के समतांश को कितने में बेचना, 9 में। अब इससे रिलेटेड जो इश्यू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट है, इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट बात है, तो उसको आपने ध्यान से सुनना है।
स्वेट समता अंश को छोड़ करके अन्य अंश, जैसे जो आपके स्वेट जो समता अंश होते हैं उनको छोड़ करके जितने भी अंश होते हैं कटौती पर निर्गमित नहीं किए जा सकते। मतलब कंपनी जो है अपने अंशों को कटौती पर निर्गमित नहीं कर सकती। ये रूल है धारा 53 कटौती पर अंशों के निर्गमन पर प्रतिबंध। ये जो सेक्शन है 53 ये मतलब प्रतिबंध लगाता है कि कंपनी अपने अंशों को कटौती पर निर्गमित नहीं कर सकती, लेकिन स्वेट समतांश को जो है क्या कर सकती है कंपनी डिस्काउंट पर इशू कर सकती है। अब आ जाता है अगला अधिमूल्य पर या अंशों का प्रीमियम पर निर्गमन। तो इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम क्या होता है, जब अंशों को उनके अंकित मूल्य से अधिक के मूल्य पर बेचा जाता है तो उसे अंशों का अधिमूल्य या प्रीमियम पर निर्गमन कहा जाता है। तो शेयर्स इशूड एट प्रीमियम क्या होते हैं, जैसे कंपनी अपने अंशों को अंकित मूल्य जो आपको मैंने बोला कि फेस वैल्यू से ज़्यादा के ऊपर बेच देती है। जैसे सपोज फेस वैल्यू है 10 रुपीज़ की और कंपनी उसको 12 रुपये में बेच रही है, इसको बोलते हैं हम शेयर्स इशूड एट प्रीमियम। अब ये जो 2 रुपये जो एक्स्ट्रा लिया हुआ है, अब ये भी इंपॉर्टेंट बात है, भारतीय कंपनी अधिनियम 2000 की धारा 52(2) के अनुसार प्रतिभूति प्रीमियम का प्रयोग निम्नलिखित कार्यों के लिए किया जा सकता है। ये जो 2 रुपया, जैसे 10 का शेयर जो है 12 में बेचा, ये जो 2 रुपया कंपनी ने एक्स्ट्रा लिया इसको हम कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो पहला है सदस्यों को पूर्वदत्त बोनस अंश निर्गमित करने के लिए। तो जो शेयर्स होल्डर होते हैं उनको फुली पेड अप जो है बोनस शेयर्स इशू करने के लिए इस पैसे को यूज़ कर सकती है। दूसरा, कंपनी के प्रारंभिक व्ययों को अपलिखित करने के लिए जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं कंपनी के स्थापना के वक्त खर्चे, तो इस पैसे से उनको भी राइट ऑफ कर सकते हैं। और तीसरा हो गया अंशों या ऋण पत्रों के निर्गमन पर दी गई कटौती या कमीशन को अपलिखित करने के लिए। तो जब कंपनी जो है इशू करती है शेयर्स आपके डिस्काउंट के ऊपर, ठीक है, या कमीशन देती है, तो जो डिस्काउंट जो लॉस हुआ या जो कमीशन दी उसको भी इस पैसे से जो है पूरा कर सकती है। या विमोचनशील पूर्वाधिकारांश या ऋण पत्रों के भुगतान पर दिए जाने वाला प्रीमियम का प्रबंध करने के लिए। तो जब कंपनी क्या करती है, रिडम्पशन करती है प्रेफरेंस शेयर्स का या ऋण पत्रों का, और रिडम्पशन किस में, प्रीमियम में। तो जब कंपनी प्रीमियम पे रिडम्पशन करती है डिवेंचर्स का या प्रेफरेंस शेयर्स का, तो कंपनी को क्या होता है, लॉस, ठीक है। तो उस लॉस को भी इस पैसे से क्या किया जा सकता है, पूरा किया जा सकता है। और नेक्स्ट पॉइंट है अपने अंशों के क्रय पर या अन्य प्रतिभूतियों को धारा 68 के अंतर्गत खरीदने के लिए। ये कंपनी क्या करती है, कई बार अपने अंशों का क्या करती है, क्रय ओपन मार्केट से, तो इस पैसे से अपने अंश भी कंपनी क्या कर सकती है, खरीद सकती है। तो ये बता दिया आपको जो प्रीमियम का पैसा है, तो प्रीमियम हुआ जो फेस वैल्यू से ज़्यादा में हम जो है क्या कर रहे हैं, शेयर्स को बेच रहे हैं। तो जो ज़्यादा हुआ, जो पैसा हमने लिया, उस पैसे को हम कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, ये हमने डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करते हैं अंश और ऋण पत्र में अंतर। तो पहला है प्रकृति। अंश कंपनी की पूंजी का एक भाग होता है और ऋण पत्र कंपनी के ऋण का एक भाग होता है। तो जो अंश है वो है पूंजी का एक भाग और जो ऋण पत्र है वो है एक ऋण का एक भाग है। और धारक, अंशों के धारकों को अंशधारी कहा जाता है। जो अंश लेते हैं उनको अंशधारी, और ऋण पत्रों के धारकों को ऋण पत्रधारी कहा जाता है। इनको हम क्या बोलते हैं, शेयर होल्डर, और इनको हम डिवेंचर होल्डर बोलते हैं। स्थिति, अंशधारी कंपनी के मालिक होते हैं, ये क्या होते हैं, मालिक, ओनर होते हैं। और ऋण पत्रधारी कंपनी के लेनदार होते हैं, ये क्रेडिटर्स होते हैं। और जैसे आपका आ गया प्रत्याय जो रिटर्न है, अंशधारियों को उनके विनियोग पर लाभांश का भुगतान किया जाता है। मतलब इनको जो इन्होंने जमा किया है उसके ऊपर मिलता है लाभांश, और ऋण पत्रधारियों को उनके पास ऋण पत्रों पर ब्याज। तो जो आपके डिवेंचर होल्डर होते हैं उनको क्या मिलता है, उनको इंटरेस्ट मिलता है। इसके बाद दर, लाभ की मात्रा के आधार पर लाभांश की दर समय समय पर बदल सकती है। जो डिविडेंड है उसका मतलब रेट फिक्स नहीं होता, वो मतलब कई बार बढ़ जाता है, कई बार कम होता है, तो होता है डिपेंड प्रॉफिट के ऊपर। ऋण पत्रों पर ब्याज की दर क्या रहती है, स्थिर। तो जितना है उनको उस हिसाब से क्या है, मिलेगा ही मिलेगा। फिर सुरक्षा, अंश जो है सुरक्षित नहीं होते हैं।
ऋण पत्र प्रायः सुरक्षित होते हैं। तो जो अंश होते हैं वो सुरक्षित नहीं होते। सुरक्षित क्यों नहीं होते? क्योंकि कंपनी जो है अपनी संपत्ति मॉर्गेज बंधक नहीं रखती है, जबकि ऋण पत्र प्रायः क्या होते हैं? सुरक्षित, क्योंकि कंपनी ने अपनी संपत्ति इन ऋण पत्र उधारियों के पास क्या है? गिरवी रखी होती है। तो ये क्या होते हैं? सुरक्षित। अगर हम इनका पैसा वापस ना करें तो यह फर्म की संपत्तियों को बेच करके क्या कर सकते हैं? वसूल कर सकते हैं। ये हो गए आपके सुरक्षित। फिर मत का अधिकार, अंशधारियों के पास मतदान का अधिकार होता है। जो वोटिंग राइट है वो मतलब मिलता है शेयर्स होल्डर के पास, और जो डिबेंचर होल्डर होते हैं इनके पास मतदान का कोई अधिकार नहीं होता, तो इनको वोटिंग राइट नहीं मिलता। तो आज हमने डिस्कस कर ली थ्योरी इशू ऑफ शेयर्स कैपिटल की। थैंक यू।